Hi and welcome everybody to this new session where we are going to discuss part 4 of the official mock test uploaded by NTA for the CUET exam 2020 subject home science. We have already completed 30 questions. तो आज हम 31 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. इंट्रोडक्शन मैं पहले ही दे चुकी हूँ. मैंने अपना काम कर दिया. ऑफिशियल मॉक टेस्ट आपकी रिक्वेस्ट पे बना दिए हैं सॉल्व सोल्यूशंस के साथ. ये अब आपका काम है कि इसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ. इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट्स में अगर आपकी कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी डाउट्स हैं तो पूछ लेना. अब बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. कितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताया हम कर चुके हैं, अगर आपको याद हो कितने करे हमने. हमने अब तक 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 30. तो आज हम स्टार्ट करेंगे 31st क्वेश्चन. इसमें 31st क्वेश्चन, ओहो इसमें तो आंसर्स ही दिए हुए आ रहे हैं. मेजर फंक्शन ऑफ HRM आफ्टर रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग इज. HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या कार्य है रिक्रूटमेंट और स्टाफिंग के बाद. जब आप किसी को भी रिक्रूट कर लेते हो, अपनी कंपनी में नौकरी पे रख लेते हो, तो क्या करोगे? उनकी ट्रेनिंग भी करोगे, डेवलपमेंट भी करोगे और उनके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए इंडक्शन प्रोग्राम्स भी ऑपरेट करोगे. तो ऑल ऑफ दीज हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी. ठीक हो गया क्लियर. अब हम 31 पे चलते. 31, ग्लोबली इंडियन हॉस्पिटैलिटी इज नोन फॉर अतिथि देवो भवा. अतिथि देवो भवा क्या है ये? दिस इम्प्लाइज, ये तो सुना ही होगा, वेलकम के विद गार्लैंड एंड बुके. मतलब जब कोई आए उसके हम माला डालें कि और बुके दें. वेलकम विद ब्रेवरेज एंड फूड, उसे बस खाना दें. या वार्म वेलकम, बेस्ट केयर एंड सर्विस, उसको वेलकम भी करें, जब तक वो रहे उसका ख्याल रखें. या फिर बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन. नहीं, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं. वार्म वेलकम, बेस्ट केयर एंड सर्विसेज. तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन सही है, सी. सी को क्लिक कर दो. अब क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ. राम वॉन्ट्स टू हायर टैक्सी टू विजिट नियरली नहीं है, नियर बाय टूरिस्ट प्लेस. अगर उसे कहीं आसपास जाना है तो उसे एक टैक्सी चाहिए. टैक्सी के लिए हम कहाँ पे फ़ोन करेंगे? क्या हम हाउसकीपिंग में फ़ोन करेंगे? क्या वो हमें तौलिया चाहिए क्या जो हाउसकीपिंग में करे? फ्रंट ऑफिस? बिल्कुल, हम शायद फ्रंट ऑफिस में ही फ़ोन करेंगे. बैक ऑफिस ये हिसाब किताब करता है, खाना नहीं चाहिए तो हम फूड एंड बेवरेज में भी नहीं करेंगे. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फ्रंट ऑफिस. बी को क्लिक करेंगे और हम आगे चलेंगे. ठीक है, फ्रंट ऑफिस हो गया हमारा बी. 34th क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंच टर्म फॉर एक्सक्लूसिव वन ऑफ अ काइंड हाई फैशन इज. अगर आपको याद हो ये फैशन डेवलपमेंट में दिया हुआ था. क्या है? बी स्पोक शॉप, पता नहीं है क्या लिखा है. हॉट कुटूर, बिल्कुल ये ही आपका सही आंसर है. बुटीक नहीं, बुटीक्स नहीं होते और शोरूम्स भी नहीं है. हाई फैशन का मतलब ही है हॉट कुटूर. तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या रहेगा? 2. तो बी पे क्लिक कर देना, सेव एंड नेक्स्ट. 35th, लाइट फॉलिंग ऑन रेनड्रॉप्स आर स्कैटर्ड टू प्रोड्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स कॉल्ड. ये तो आपको पता ही होगा, लाइट जब गिरती है तो हमारा रेनबो बनता है. जब हमारा रेनबो बनता है तो उसमें कितने कलर्स होते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? वो जो हमारा रेनबो बनता है हम उसे कहते हैं विबग्योर. इंफ्रारेड नहीं, अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं, नन ऑफ दीज, ये भी नहीं. तो ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स है इसे हम कहते हैं विबग्योर. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ए को क्लिक करो और आगे चलो. फिर इंसर्ट स्टेम नहीं है, इंसर्ट स्टेप्स. ये फिर से जो हमने पहले जिस तरह का क्वेश्चन करा था उसी तरह का आ गया है. अरेंज स्टेप्स फॉर मीडिया प्लानिंग प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस. यहाँ इज नहीं है, इन है. ये मेरी टाइपिंग एरर नहीं है, ये जो है एनटीए के क्वेश्चन पेपर में ही सारी एरर्स है, मैंने नहीं किया ये. ओके, सो मीडिया प्लानिंग, इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? डेवलपिंग अ मीडिया शेड्यूल और प्लान ऑफ एक्शन. बिल्कुल, प्लान ऑफ एक्शन तो हमें बनाना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे पहला काम होगा आइडेंटिफाई ग्रुप या टारगेट ऑडियंस. हम काम किसके लिए कर रहे हैं? प्लानिंग किसके लिए कर रहे हैं? मीडिया प्लान किसके लिए बना रहे हैं? तो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आइडेंटिफाइंग टारगेट ग्रुप. फिर है डिसाइड एंड डेवलप स्ट्रैटेजीज. तो हम फिर स्ट्रैटेजीज बनाएंगे क्या? नहीं, पहले हम ये डिसाइड करेंगे, डिसाइड एंड डिफाइन मीडिया ऑब्जेक्टिव, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल क्या है. जब हमारे गोल्स डिसाइड हो जाएंगे तो हम उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाएंगे और स्ट्रैटेजी बनाने के बाद हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा. हम अपने पूरा शेड्यूल
तैयार करेंगे। तो 1B, ये सिर्फ सेकंड वाले ऑप्शन में बी पहला है, देखते हैं क्या ये मैच कर रहा है। हाँ, BDCA बिल्कुल। तो हमारा ऑप्शन बी जो है हम क्लिक कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट, एंड सो वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37। अब यहाँ पर फिर से हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, और ये आप देखो ये पैराग्राफ भी बहुत लंबा है, फिर भी मैं एक बार रीड कर देती हूँ। द डाइटिशियन मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट रोल इज टू प्रोवाइड एडवाइस एंड ट्रांसलेट टेक्निकल इंफॉर्मेशन इनटू डाइटरी गाइडलाइंस. They provide advice to patients and, if necessary, give prescription to healthy individuals at different stages of life cycle from womb to tomb. ये बड़ा important phrase है आजकल. That is pregnancy, infancy and childhood up to old age. In order to help them maintain good nutritional status and to remain healthy. Besides this, nutrition and diet therapy are used to improve overall health of the patients with a wide range of conditions, जैसे कि examples are diarrhea, vomiting, food allergies, anemia, typhoid, tuberculosis, ulcer, hyperactivity, heartburn, epilepsy, gastrointestinal problems, कितनी सारी problems दी है, AIDS, hypertension, osteoporosis, obesity, burns, metabolic disorders, like diabetes, kidney, liver, pancreatic disorders. ये कितने सारे disorders हैं जहाँ पर nutrition और diet therapy use होती है. Patients who are to undergo operation, जिनको operation होना है, they also need nutritional interventions pre and post surgery. Clinical nutrition dietetics therefore is concerned with nutritional requirements of patients suffering from different diseases and prescribing the right diet for them. तो बहुत लंबा पैसेज था. ये सारा किसके बारे में था? डाइटिशियन और मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग, क्योरिंग और रिलीविंग डिजीजेस बाय डाइट इज कॉल्ड. मतलब मेडिसिन की ऐसी कौन सी ब्रांच है जहां पर हम अपनी जो बीमारियां हैं उनको डाइट से कंट्रोल करने की कोशिश करती है, दवा की जगह नहीं लेती हैं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. CVD नहीं, न्यूरो नहीं, न्यूट्रिशन एंड टेक्नोलॉजी पार्टली, बट द मेन ब्रांच इज डायटेटिक्स. डायटिक्स में हमारा पर्पज़ यही है कि हम लोगों को ठीक करना चाहते हैं, डाइट के थ्रू उनकी हेल्प करते हैं. तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? फोर्थ है, तो डी पे क्लिक करो और आगे चलो. Question number 38. Dietetics help in ensuring appropriate diet for patients, assessing nutritional status, developing nutritional case plan, या all of these. Dietitian जो है वो ये सारे काम करता है, प्रॉपर डाइट देता है, और किस बेसिस पे देता है? उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स, जो भी जो व्यक्ति जाता है उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स या पोषक आवश्यकताओं को देखा जाता है. पोषक आवश्यकताओं के अनुसार वो एक न्यूट्रिशनल प्लान को रेडी करता है. उस न्यूट्रिशनल प्लान के अकॉर्डिंग वो पेशेंट्स को डाइट देता है. तो ऑल ऑफ दीज हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर? डी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हम चलेंगे क्वेश्चन 39 पर. लो फाइबर डाइट इज रिकमेंडेड. ज़्यादातर हम कहते हैं कि हमारी डाइट जो है वो हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए. क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट था वो भी अगर आपको याद हो उसमें भी यही था कि कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ हैं उसमें लो फाइबर डाइट भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को बढ़ाता है. लेकिन एक डिजीज़ ऐसी है जहाँ पर लो फाइबर डाइट कही जाती है, और वो कौन सी डिजीज़ है? डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, CVD या हाई ब्लड प्रेशर. ये वो है डायरिया. अगर डायरिया हुआ है और आप ज़्यादा फाइबर खा लोगे तो डाइजेशन और भी मुश्किल हो जाएगा, और फिर लूज मोशंस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं. तो ए पे क्लिक करिए और क्वेश्चन नंबर 40 पे चलो. स्पिनच नीड्स टू बी रिस्ट्रिक्टेड इन सर्टन डिसऑर्डर्स एज इट इज़ रिच इन. ये जो आपका CBSE का पेपर आया था ना क्लास 12 के लिए, उसमें सेम क्वेश्चन आया हुआ था. यहाँ पर इस CUET के पेपर में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके जो मॉक पेपर आया था, सैम्पल पेपर सॉरी, CBSE का क्लास 10th-12th के लिए, उसमें कॉपी किए हुए हैं. तो स्पिनच जो है वो कुछ डिसऑर्डर्स, स्पेशली कौन से डिसऑर्डर्स, क्या आप मुझे बता सकते हो जहाँ पर इसको मना करते हैं? किडनी डिसऑर्डर्स. किडनी डिसऑर्डर्स में हम स्पिनच को मना करते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीलेट्स, ग्लिसरॉल्स, टैनिस नहीं होगा, यहाँ पर टैनिन होगा. टैनिन या फ्लेवोनॉइड्स, क्या चीज़ ज़्यादा होती है? ऑक्सीलेट्स. तो यहाँ पर हम ऑक्सीलेट्स पे क्लिक करेंगे तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए, और फिर हम आगे चलेंगे. ठीक है, ऑक्सीलेट्स पे क्लिक करके ये क्वेश्चन मैंने ले लिया ताकि हम पैसेज के साथ बने रहें. ग्लूट्स इंटॉलरेंस इज अ काइंड ऑफ, ग्लूट्स क्या होता है? जहाँ पर हम वीट या ये जो हमारे सीरियल्स होते हैं उसमें
जो ग्लूटेन्स होते हैं उनको टॉलरेट नहीं कर पाते। अब ये जो इंटॉलरेंस है ये एक तरह की फूड एलर्जी भी है, लेकिन एग्जैक्ट फूड एलर्जी नहीं है। और ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है कुछ हद तक, मतलब हमारे डाइजेशन से रिलेटेड एग्जैक्टली ये जीआई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो यहाँ पर भी मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आपकी की में कौन सा सही आंसर होगा, पर मेरे अकॉर्डिंग ये एग्जैक्टली एक फूड एलर्जी नहीं है। अगर इसमें एलर्जी होती तो हम सिर्फ उसको रिएक्ट करते, लेकिन ये जो है ग्लूटेन्स के डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, तो मैंने यहाँ पर इसको जीआई प्रॉब्लम लिखा है। लेकिन अगर जीआई ना दिया हो तो आप इसे फूड एलर्जी भी मान सकते हो। एक बार की में से ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो हमारे 40 क्वेश्चंस हो गए, बस एक इसका सीरीज़ में एक वीडियो और बचा है, और उसके बाद हमारी ये पूरी सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। टारगेट अपना याद रखना, 50 में से हमें 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, और मेरा टारगेट आपको 40 में से 40 दिलाना है। और वो तभी हो सकता है जब आप मुझे फॉलो करते रहो, और जो वीडियोस हैं उनको देख के रिवीजन ज़रूर करते रहो। ज़रूरी थोड़ी है एक क्वेश्चन आए, आपको तो कंटेंट आना चाहिए। अपनी एनसीईआरटी की बुक को ज़रूर पढ़ो। क्लियर?